दहशतगर्द ढेर एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस का फुल टू एक्शन। राजधानी लखनऊ में प्रियंका का मौन व्रत। कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आईपीएल 2021 सीएसके वर्सेस डीसी में एमएस धोनी के धमाके से आईपीएल के फाइनल में पहुंची सीएसके। 4 विकेट से हारी दिल्ली। और अभिनेता अमिताभ बच्चन आज मना रहे हैं अपना 79वां जन्मदिन। मुंबई के जलसा बंगले के बाहर उनकी फैंस की भीड़ ट्विटर पर लगा बधाइयों का तांता। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की उन तमाम अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। खबरों में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की, जहां पर किसानों की हत्या के विरोध में महाराष्ट्र सरकार ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने कहा, यह दिखाने के लिए बंद का आह्वान किया गया है कि राज्य देश के किसानों के साथ है। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा, उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र में बंद का आह्वान करेगी, पूरी ताकत से भाग लेगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री एवं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, हम लोगों से अपील करते हैं कि उन्हें एक साथ आना चाहिए। हमें अपना काम एक दिन के लिए बंद रखना चाहिए। दुकानदार खुद ही दुकानें बंद रखें। तीनों दलों के कार्यकर्ता दुकानों, प्रतिष्ठानों और लोगों से किसानों के लिए समर्थन दिखाने का अनुरोध करेंगे। तो बंद का आह्वान किया गया है। महाराष्ट्र में किसानों के साथ लोग खड़े हैं, इस चीज का आह्वान किया जाएगा। लोग किसानों के साथ खड़े हैं, ये दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए आज महाराष्ट्र में बंद का आह्वान किया गया है। लखीमपुर खीरी की घटना में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात का समय मांगा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के 7 नेताओं का नाम भेजा गया है। कांग्रेस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग के साथ एक ज्ञापन सौंपेगी। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने रामनाथ कोविंद को लिखे पत्र में कहा कि लखीमपुर की घटना के हवाले से लिखा है कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस गाड़ी ने किसानों को रौंदा है उसे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा चला रहा था, लेकिन सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पत्र में राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है कि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल इस मुद्दे पर मुलाकात कर उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराना चाहता है। तो क्या स्थिति रही, क्या उस वक्त हालात रहे, ये सरकार के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए ये पत्र लिखा गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब लखीमपुर खीरी में ये पूरा वाक्य हुआ था, ये पूरी घटना हुई थी, किसानों को कैसे रौंदा गया था अपनी गाड़ी के नीचे, उसके बाद से ही हमलावर है कांग्रेस बीजेपी पर। उन्हें किसी न किसी तरह से इस पूरे मामले पर घेरने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे, जनता सुरक्षित नहीं है। कल प्रियंका गांधी ने वाराणसी पहुंचने पर जब जनता को संबोधित किया, उस दौरान भी उन्होंने ये कई बातें कही थी, सरकार को घेरने की भी कोशिश की थी। कहा था कि कुछ एक लोग सुरक्षित हैं। वो कौन है? या तो जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, जो उनके अरबपति खरबपति दोस्त हैं वो है, या फिर जो बीजेपी में शामिल है। आम जनता को उन्होंने सुरक्षित नहीं बताया था। यानी कहीं ना कहीं चुनावी मोड में कांग्रेस की पार्टी नजर आ रही है। प्रियंका गांधी इस पूरे के पूरे समर्थन को किसानों के साथ इसलिए दिखाने की कोशिश कर रही हैं ताकि उनके पार्टी को सहयोग मिले। चुनावी मौसम है, ऐसे में एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ लग गया है और इसी के चलते, इसी मामले के चलते राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी या फिर प्रियंका गांधी होम राष्ट्रपति से मुलाकात करने का समय मांग रही हैं।
वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन पद यात्रा करने वाले हैं। इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक पेज से एक वीडियो जारी कर शनिवार को ही इस संबंध में जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस आंदोलन में जुटने के लिए कहा है। तेज प्रताप यादव छात्र जनशक्ति परिषद की तरफ से गांधी मैदान में स्थित जेपी की मूर्ति पर आज माल्यार्पण भी करने वाले हैं और फिर जयप्रकाश नारायण के कदम कुआं स्थित घर नंगे पांव वो पदयात्रा करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा छात्रों को भी इसमें उनकी तरफ से शामिल होने के लिए, जुटने के लिए कहा गया है। शक्ति प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाएगा। खबरों में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हालात की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग जगहों पर हो रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इस दौरान इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये एनकाउंटर अनंतनाग और बांदीपोरा में हुए हैं। आपको बता दें कि अनंतनाग के खाहगुंड इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई फायरिंग पर एक आतंकी मार गिराया गया है। इस मुठभेड़ में एक जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान के घायल होने की भी खबर है। अनंतनाग में मारे गए आतंकी की अभी तक पहचान फिलहाल हो नहीं पाई है। इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल ले जाया गया है। तो पूरी जानकारी इस पर लेंगे हमारे संवाददाता निसार रसूल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। निसार, इस वक्त पूरी जानकारी क्या मिल रही है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे पिछले हफ्ते जो सिविलियन किलिंग्स हो गई थी, तो उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे एनआईए है, फौज है या सीआरपीएफ है, पुलिस है, तो कड़ा रुख उन्होंने इख्तियार किया है। बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह से जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सरगर्म है, तो उनको अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक कड़ा कदम इख्तियार किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो बांडीपुरा से लेकर अगर नॉर्थ कश्मीर की बात की जाए, तो वहां पर हाजन और बांडीपुरा इलाका ऐसा है जहाँ पे मिलिटेंसी का अभी भी दबदबा मौजूद है। वहां पे काफी नए यूथ भी मिलिटेंसी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद अगर साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट वाहिद ऐसा साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में था जहां पे मिलिटेंसी की तादाद बहुत ही कम थी, यानी कि 0 के बराबर थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा इलाके में एनकाउंटर हुआ। जो ही वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली कि वहां पे कुछ मिलिटेंट्स की मूवमेंट्स पाई गई है, तो वहां पे जब आज सुबह ही जब वहां पे कॉर्डन ऑफ किया गया, तो वहां पे सबसे पहले वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पे ये किया कि वहां पे जो मुकामी लोग थे उनको सेफ मुकामात की तरफ मुंतकिल किया, ताकि वहां पे किसी सिविलियन की किलिंग्स ना हो जाए। तो उसके बाद एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। तो एनकाउंटर में एक जुहर अहमद नामी एक मिलिटेंट जिसका ताल्लुक एलईटी से बताया गया है, और उन्होंने हाल ही में जो वहां पे सिविलियन किलिंग्स हुई थी, तो उसके पीछे उनका हाथ था आईजीपी कश्मीर के मुताबिक। तो उसके बाद साउथ कश्मीर में भी एक एनकाउंटर हुआ वेरनाग इलाके में, जो अनंतनाग से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर वाक़ा है। तो वहां पे एनकाउंटर पेश हुआ। वहां पे भी एक हिज़्बुल मुजाहिदीन का एक जो मिलिटेंट है वो इस एनकाउंटर में जान भाग हुआ। जी ठीक है निसार, ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे। ये जो एनकाउंटर आप बता रहे हुए हैं, 2 आतंकी जिन्हें मार गिराया गया है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है, लेकिन क्या कोई सबूत इनसे मिले हैं? क्या कुछ मिल पाया है इस एनकाउंटर में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो ओजीडब्ल्यू यहाँ पे अनंतनाग में कल एनआईए की जब रेड पड़ी, तो वहां पे एक ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया गया। तो ओजीडब्ल्यू को जब पूछताछ की गई इंट्रोगेशन के दौरान, उन्होंने बताया कि वेरनाग में उनका एक मिलिटेंट है जो उसका करीबी साथी दोस्त माना जाता था, जो एक्टिव मिलिटेंट है। जब वह उसको पूछताछ के दौरान इंट्रोगेशन किया गया, तो उसने उसका पता बताया। तो जब वहां पे पहुंची फौज और सिक्योरिटी फोर्स जब वहां पे पहुंची, तो उनको वहां पे उनकी मौजूदगी का उनको इल्म हुआ। तो उसके बाद जो ओजीडब्ल्यू अभी भी पुलिस के हिरासत में है, पुलिस के कस्टडी में है। तो इन्वेस्टिगेशन का दौर अभी भी जारी है, पूछताछ अभी भी चल रही है? पूछताछ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बिल्कुल पूछताछ अभी भी जारी है। कल के दिन की अगर बात की जाए, तो कल दिन में यहाँ पे लगभग 260 के करीब यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे
छापामार कार्रवाई के दौरान 200 सेट के करीब यहाँ पे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे ठीक है। बाकायदा तौर पर ये पूछताछ की जा रही है कि जो सिविलियन किलिंग्स यहाँ पे हाल ही में हुई है, उनके पीछे उनका हाथ जरूर होगा। तो पूछताछ पूरी तरह से जारी है। कुछ OGWs को भी की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, कुछ सरकारी मुलाजिमों की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सिविलियन किलिंग्स के पीछे जिनका हाथ है उसके करीब हम पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है, ये भी खबर है निसार, जो हमें जानकारी मिली है कि किसी सेना के जवान के भी घायल होने की खबर है इस दौरान। जी देखिए, बिल्कुल जब वीरनाग में एनकाउंटर, अनंतनाग के वीरनाग में एनकाउंटर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले वहां पे जब फौज पहुंची, CRPF पहुंची और जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवान जवान पहुंचे तो उनको सबसे पहले पुलिस ने उनको मुतला किया था कि आप सरेंडर कीजिए, आप हथियार डाल दीजिए पुलिस के आगे। लेकिन जब सवेरा था, बिल्कुल थोड़ा सा अंधेरा था, जब वहां पे पुलिस पहुंची तो जो मिलिटेंट एक मकान में छुपा हुआ था उसने गोलियां चलाई, जिस दौरान एक मुकामी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है जो एक जवान जो था उसके पैर पे गोली लगी और वो जख्मी हो गए। तो उसको जब इलाज मुआवजे के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, वहां पे डॉक्टर के मुताबिक उसकी अभी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हालांकि वो इस एनकाउंटर में ये जख्मी हो गया। हाँ, ठीक है। तो यानी कि घाटी में जो डर का माहौल है, क्योंकि एक सप्ताह भर में 5 लोगों की इस तरह से हत्या कर देना अपने आप में डर लोगों में बढ़ जाता है। कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों द्वारा भी कि अंजाम दिया जाए ऐसे एक बड़े अभियान को जिससे लोगों में डर का साया कम हो और आतंक पर भी नकेल कसी जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया निसार इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता निसार हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी भी इन्वेस्टिगेशन का दौर जारी है, पूछताछ की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द घाटी का माहौल शांत किया जा सके, लोगों में जो डर का साया है उसे कम किया जा सके। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से 7वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डीजल के दाम में 30 से 35 पैसे तो पेट्रोल के दाम में 23 से 37 पैसे बढ़े हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर तक पहुंच चुकी है। रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है, यानी आम आदमी अब त्रस्त हो चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगस्त की क्रेडिट पॉलिसी के बाद आम जनता के मूड में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। इस समय की स्थिति को देखते हुए अगर बात करें तो जनता इकोनॉमी को लेकर कम निराशावादी है, तो वहीं खर्चों को लेकर आम जनता काफी आशावादी नजर आ रही है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, नौकरी, इनकम और खर्चों को लेकर भी लोग उत्साहित हैं। बता दें कि सेंट्रल बैंक के सितंबर 2021 के सर्वे के मुताबिक कंज्यूमर ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए रोजगार और इकोनॉमी के साथ साथ इनकम और एक्सपेंडिचर पर भी कम निराशावाद को दिखाया है। खबरों में अब बात करेंगे किंग खान के बेटे आर्यन खान की। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। शनिवार को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की जमानत याचिका को मुंबई लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लोअर कोर्ट का कहना था कि एनसीपीसी की जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज है उन धाराओं में जमानत याचिका पर सुनवाई करने की पावर उनके पास है ही नहीं। लोअर कोर्ट का ये ऑर्डर आने के बाद आपको बताएं कि करीब शाम के 5 बज गए थे। ऐसे में आर्यन समेत तीनों आरोपियों के वकील सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर पाए। चूंकि शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद था, ऐसे में सोमवार को तीनों आरोपियों के वकील कोर्ट में याचिका दाखिल कर उस पर आज ही सुनवाई कर सकते हैं, कोशिश की जा सकती है। इसी बीच ये भी बताते चले कि एनसीबी की टीम ने 3 अक्टूबर को आर्यन और उनके साथ कई आरोपियों को एक लग्जरी क्रूज शिप पार्टी में ड्रग रेड के दौरान पकड़ा था। हालांकि आज फिर जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है। अब बात पूर्वी लद्दाख से सटी
LAC की करेंगे, जहां पर तनाव अभी भी बरकरार है। कल को भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक के बाद आज भारतीय सेना ने बयान जारी किया है। भारतीय सेना ने कहा है कि मीटिंग के दौरान LAC के बाकी इलाकों में तनाव खत्म करने को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन बैठक बेनतीजा ही रही। हालांकि भारतीय सेना ने चीन को दो टूक कहा कि चीन इलाके में शांति बहाल करने के लिए पीछे हट जाए। खबरों में अब बात करेंगे खेल प्रेमियों की, क्रिकेट जगत की, खेल जगत की। जी हां, चेन्नई सुपर किंग CSK ने IPL के 14वें सीजन के फाइनल में धमाकेदार एंट्री की है। बात करें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, हम जानते हैं उनकी लोकप्रियता कितनी है, लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं, एक्साइटमेंट उनकी कितनी ज्यादा हो जाती है जब धोनी सामने आते हैं। तो उन्होंने फाइनल में प्रवेश करने के बाद कहा कि वो जानते थे कि दिल्ली के कैपिटल्स के गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए पहला क्वालिफायर मैच थोड़ा मुश्किल होगा। फाइनल 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। धोनी ने फिर फिनिशर की भूमिका निभाई और आखिर में 6 गेंदों में 1 छक्के और 3 चौकों से नाबाद 18 रन बनाकर 2 गेंद रहते जीत सुनिश्चित की। इस जीत के बाद जितने भी फैंस थे वो बहुत ज्यादा खुश थे, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, खुशी की कोई सीमा नहीं रही। और उनसे पहले गायकवाड़ और रोबिन उथप्पा ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर दूसरे विकेट के लिए करीब 110 रनों की साझेदारी निभाई थी। धोनी ने मैच के बाद कहा, मेरी पारी महत्वपूर्ण थी, दिल्ली कैपिटल्स गेंदबाजी आक्रमण अच्छा है, उन्होंने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया, इसीलिए हम जानते हैं कि मैच हमारे लिए आसान नहीं रहने वाला था। उन्हें पहले से ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अंदाजा था कि ये मैच उतना आसान नहीं होगा, मुश्किलें जरूर आएंगी। इसीलिए कह सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो होता है, जब वो मैदान पर उतरता है या जब वो समझने की कोशिश करता है कि आज का मैच किस तरह होने वाला है या ऊंट किस करवट बैठेगा, तो उसका अंदाजा कहीं ना कहीं पहले से ही वो लगा सकता है। तो इसीलिए उनकी तरफ से कहा गया कि ये मैच हमारे लिए आसान नहीं रहने वाला था। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और कप्तान ऋषभ पंत के अर्धशतक के बाद, या कहे कि उनकी बदौलत, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद 5 विकेट पर 172 रन का स्कोर बनाया था। अपनी पारी के बारे में धोनी ने कहा, मैंने टूर्नामेंट में ज्यादा अच्छी पारियां नहीं खेली हैं, लेकिन मैं गेंदों को देखकर खेलना चाहता था। मैं नेट पर अच्छे बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन ज्यादा नहीं सोच रहा था, क्योंकि अगर आप बल्लेबाजी करते हुए ज्यादा सोचते हो तो अपनी रणनीति खराब कर देते हो। कहीं ना कहीं अपना विचार उन्होंने साझा किया जो वो सोचते हैं। उनका कहना था कि मैं कोशिश कर रहा था, नेट पर मैं अच्छे बल्लेबाजी भी कर रहा था, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा था अपने बल्लेबाजी को लेकर, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सोचता तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से मेरी रणनीति भी खराब हो सकती थी। अब बात करेंगे बॉलीवुड के महानायक शहंशाह अमिताभ बच्चन की, आज जो अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। यानी कि आज बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 79 साल के हो गए हैं, या यूं कहें कि अपनी उम्र के अगले पड़ाव में पहुंच चुके हैं। आज मेगा स्टार अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। अमिताभ ने अपनी बढ़ती उम्र का जश्न शान से सोशल मीडिया पर फैंस के साथ मनाया। उन्होंने जन्मदिन के मौके पर अपनी एक अनसीन फोटो भी शेयर की, जिसके साथ उन्होंने अपनी उम्र का जिक्र किया। कंधे में स्लिंग बैग लिए अमिताभ इस तस्वीर में चलते देखे जा सकते हैं। उन्होंने इस तस्वीर को 79 के बाद अगले साल अपने 80वें साल से जोड़ते हुए लिखा, 80 की ओर बढ़ते हुए। अमिताभ ने ट्विटर पर भी इसे शेयर कर अपने गुजरते उम्र को खास अंदाज में पेश किया है। वो लिखते हैं, जब 60 तब पाठा, जब 80 तब लस्सी। मुहावरे को समझना भी एक समझ है। मशहूर कहावत के माध्यम से अमिताभ ने अपने बुढ़ापे को नकारा है। अब 79 साल की उम्र में भी महानायक की सक्रियता उनके इस कैप्शन को सही भी ठहराती है। उनकी फिटनेस और फैशन दोनों ही इस बात का प्रमाण देते हैं कि अमिताभ बढ़ती उम्र के साथ और भी जवां होते जा रहे हैं। खैर, अमिताभ के इस पोस्ट पर फैंस भी उन्हें ढेरों बधाइयां दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं फैंस अपने, क्योंकि अमिताभ बच्चन के जितने फैंस हैं वो आप और हम सभी जानते हैं। और जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, इस बुलेटिन को देख रहे होंगे, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अमिताभ बच्चन को पसंद करते होंगे। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें शायद ही अमिताभ बच्चन पसंद नहीं होंगे। और आज बिग बी अपना
79वां जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें कि वो अपने काम को लेकर कभी भी रियायत नहीं बरतते। वो क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप उनका सोनी पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जरूर देखते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति। वो अब से नहीं आ रहा है और उस प्रोग्राम की लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा है। हाल ही में उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें उनके पैर की एक उंगली पर फ्रैक्चर हुआ था और हम देख पा रहे थे कि कैसे फ्रैक्चर होने के बाद भी वो शूटिंग पर आ रहे थे और लोगों ने इस बात को सराहा भी कि इस उम्र में भी किस तरह से वो अपने काम को लेकर बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, बिल्कुल भी रियायत नहीं बरतते, अपने काम के प्रति कितने जागरूक हैं, कैसा जज्बा वो रखते हैं। और मुझे लगता है कि जो युवा वर्ग के लोग हैं उन्हें भी ये ज़रूर सीख लेनी चाहिए महानायक को देखते हुए कि इस उम्र में भी वो अपने काम को कितनी ज़्यादा अहमियत देते हैं। क्योंकि आजकल शायद हम थोड़ा काम करके थक जाते हैं, हमें लगता है कि हमने बहुत काम कर लिया, लेकिन हमें बिग बी से ये ज़रूर समझना होगा कि इस उम्र में भी, यानी 79 साल की उम्र में भी वो अपने काम को लेकर कितना ज़्यादा सजग हैं, कितने जागरूक हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी उन्होंने शेयर किया और बहुत ज़्यादा भीड़ हमेशा की तरह देखने को मिली क्योंकि उनके फैंस भारी मात्रा में हैं। तो एफएम न्यूज़ भी अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अमिताभ बच्चन को उनके 79वें जन्मदिन के मौके पर बधाई देता है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अभी तक अमिताभ बच्चन अपने करियर को सफलता की ओर ले जाते रहे हैं, वैसे ही वो ऊंचाइयों को छूते रहें और ऐसे ही फैंस उनके आने वाले प्रोग्राम्स को देखें, उनकी नई नई फिल्मों को देखें और ऐसे ही वो फैंस को खुश करते रहें। आज सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि अलग अलग पोस्ट लोग शेयर कर रहे हैं, फैंस शेयर कर रहे हैं, शुभकामनाएं अमिताभ बच्चन को दी जा रही हैं। भले ही अमिताभ बच्चन की उम्र बढ़ती जा रही हो, लेकिन वो बढ़ती उम्र के साथ भी और जवां होते जा रहे हैं। ये उनकी फिटनेस का ही राज है क्योंकि वो अपने आप को अभी भी फिट रखने की तरफ काफ़ी ध्यान देते हैं, क्योंकि वो अपने काम की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। और जब हम अपने काम को ध्यान में रखते हैं, प्रायोरिटी पर रखते हैं, तो हम अपनी फिटनेस पर भी उतना ही ख्याल रखते हैं। इसीलिए 79 साल के वो हो गए हैं, लेकिन वैसा उन्हें देखकर लगता नहीं है। और आज लोग बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं उनके बर्थडे को लेकर, क्योंकि फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और फैंस के पोस्ट में वो खुशी देखते ही बन रही थी। इसीलिए एफएम न्यूज़ भी अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ।